गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर से मेरे भाई स्वागत है आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। और बताएंगे सभी कैसे हैं? बताएंगे भाई सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, शानदार है, बेहतरीन है। चलो, आज है संडे मतलब फंडे, और आज हम कर रहे होंगे बेटा चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के बेहतरीन 95 क्वेश्चंस, जिसका चैप्टर का नाम क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण, मतलब एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक है बच्चों, आज हम कर रहे होंगे अपने 95 क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड रहेगी, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ चीजें समझाने की भी होंगी जहां मैं समझा रहा हूँ, कुछ चीजें होंगी जो मैंने नहीं लिखवाई होंगी, उनको यहाँ पे नोट करते चलेंगे कि भाई सर आपने ये चीज नहीं लिखा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या कि हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यहां पे भी और एग्जाम में भी। क्यों पढ़ना है सर? बेटा एग्जाम में क्वेश्चंस पढ़ने का ही तरीका काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही हम आंसर दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें क्या होगा, ऑप्शन ए में ही आंसर होगा, लेकिन तुम देखोगे कि 3 ऑप्शन पढ़ने के बाद में तुम्हें लगेगा कि तो चारों ही हैं, तो 5वां ऑप्शन भी डला हो सकता है, चौथा ऑप्शन भी डला हो सकता है कि बेटा इसमें उपयुक्त सभी भी है या इनमें से सभी भी है, इनमें से कोई नहीं है या कौन सा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो, आज की क्लास में सभी का स्वागत है भाई। एक बार फिर से सभी बताएंगे कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार है, बेहतरीन है, जबरदस्त है ना? चलो बताएंगे सभी भाई, बताएंगे सभी। चलो देखो, हवा चल रही है, बालों वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बाल वाला ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं, फालतू बात ना करते हुए अपनी मतलब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलो अपना चैप्टर है बेटा दूसरा, अम्ल, क्षार एवं लवण। पहला क्वेश्चन है इसका, देखिए, जब धातु के कार्बोनेट, बातें भाई बाद में होंगी, बातें करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा आज तो। ठीक है ना, तो आज बातें नहीं करेंगे, आज अपन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो, जब धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तब लवण के साथ कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती है? तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करेगी, ठीक है, तो धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन जब कार्बोनेट की बात करेगा, मैंने तुम्हें बताया था जहां जहां कार्बोनेट आ जाएगा बेटा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस होगी बेटा? सभी बताएंगे कौन सी गैस होगी। तुम बोलोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो बताएंगे इसमें से कौन से ऑप्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है? जल्दी बताएंगे भाई, सभी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे कौन सी गैस है, कौन सी गैस है। तो जब भी धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जहां पे कार्बोनेट आ जाएगा मेरे भाई, जहां पर कार्बोनेट आ जाएगा, जहां पे कार्बोनेट आ जाएगा, मतलब कार्बोनेट के साथ भी आएगा और बाइकार्बोनेट के साथ भी आएगा। तो कार्बोनेट आए या बाइकार्बोनेट आए बेटा, वहां पे कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास? कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। दूसरी बात, हाइड्रोजन गैस कब निकलती भाई? हाइड्रोजन गैस कब निकलती बताओ? हाइड्रोजन गैस कब निकलती? सर हाइड्रोजन गैस तब निकलती जब धातु के साथ कौन अभिक्रिया कर रही होती? अम्ल क्रिया कर रहा होता, क्षार अभिक्रिया कर रहा होता। ठीक है, अगर क्षार और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसी में भी नहीं निकलती। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी नहीं निकलती। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? अपना ऑप्शन जो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं बताओ? एक मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिखवाई है मैंने इसकी हेडिंग, और ये अभिक्रिया की मैंने हेडिंग डलवाकर लिखा हुआ है। ठीक है, देखो बताएंगे कौन सी अभिक्रिया है। तुम बोलोगे सब उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बताओ कर लिखाया है कि नहीं लिखाया? लिखाया है सर। तो देखो, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे क्या कहते हैं बताएंगे सभी? इसे क्या कहते हैं? इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं सर। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, चूने के पानी से खालिस्तान गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी कार्बोनेट की अभिक्रिया हो, अम्ल के साथ क्या हो, कार्बोनेट की क्रिया या बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, तो पहले ये बताएंगे कि क्षार के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया होती है क्या? तुम बताओगे हाँ या ना। अगर नहीं होती तो बताएंगे कि भाई इसके साथ होती है क्या? अम्ल के साथ। अगर अम्ल के साथ होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मैंने बताया था जब भी धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु बाइकार्बोनेट हो, इसकी अभिक्रिया जब बेटा अम्ल के साथ हो रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर कौन सी गैस क्या हो जाता है भाई? वो क्या हो जाता है बताएंगे सभी? क्या हो जाता है? चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा सही? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताएंगे सभी? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
तुम बोलोगे सर CO2 हो जाएगा। और CO2 कौन से ऑप्शन में है बताएंगे सभी, कौन से ऑप्शन में है? तुम बोलोगे कि सर CO2 तो अपने पास कौन से में है बेटा, CO2 कौन से में है सर? ये है अपने पास कितने में भाई, तीसरे में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। हाइड्रोजन गैस कब निकलती है? जब धातु किसके साथ क्रिया कर रही हो, अम्ल के साथ, या किसके साथ कर रही हो, अम्ल के साथ कर रही हो या क्षार के साथ कर रही हो। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, धातु ऑक्साइड प्लस में अम्ल। जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण व जल बनाएगा। अतः धात्विक ऑक्साइड को खालिस्तान भी कहते हैं। अब बताओ धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? मैंने बताया था बेटा अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड में ए आता है बेटा, इसलिए देखो कैसे अधात्विक, अधात्विक में क्या आ रहा है? ए। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय। इसकी मैंने बताया था तरीका याद करने का। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी बेटा। अगर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है और ये क्या हो जाएगी भाई, ये क्षारीय है और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो संगत लवण प्लस में क्या बना लेगी? जल बना लेगी। बताओ बना लेगी नहीं बना लेगी? मैंने तुम्हें बताया कि नहीं बताया? बताया सर। तो ये धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। मतलब क्षारीय हो जाएगी बेटा। कैसी हो जाएगी? क्षारीय। तो बताओ इसमें क्षारीय कहां पे है? ये रहा सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 95 क्वेश्चन है मेरे भैया ना। चलो मैं स्पीड से लूंगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे में पूरे हो जाएं, लेकिन अगर नहीं भी हो तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे 5-10 मिनट का, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे। देखो चूने के पानी से अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था बेटा? मैंने तुम्हें यह बताया था कि जब भी किसकी अभिक्रिया भाई, देखो जब चूने के पानी में से अपन क्या करेंगे, चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन बेटा एक चीज और बताई थी मैंने कि अत्यधिक मात्रा में, अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे, अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे ना बेटा, अगर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देंगे तो वो क्या बनेगा भाई अपने पास? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा बेटा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताएंगे सभी कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है बताएंगे? तुम बोलोगे कि सर ये बी ऑप्शन है। लिखवाया हुआ है, एक एक लाइन मैंने लिखवाई है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और छठा क्वेश्चन है बेटा अपना, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? बताएंगे सभी कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप। मैंने तुम्हें ये नोट डलवा कर लिखवाया था कि चूना पत्थर हो, खड़िया हो। चूना पत्थर को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तुम बोलोगे सर लाइम स्टोन भी बोलते हैं। इस लाइम स्टोन को ही क्या बोलते हैं बेटा? चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। खड़िया और संगमरमर ये किसके रूप है? मैंने नोट डलवा कर लिखवाया था कि ये सर कैल्शियम कार्बोनेट के ही क्या है? रूप हैं। किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप। तो बताओ चूना पत्थर होगा? हाँ सर। खड़िया होगा सर। संगमरमर होगा सर। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा बेटा, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। जब कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? सभी बताएंगे भाई मुझे कॉपर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तुम बोलोगे सर कॉपर ऑक्साइड का सूत्र तो CuO होता है। जब ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा? HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बना लेगा सर CuCl2 प्लस में H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? CuCl2 प्लस में H2O बना लेगा। सर कैसे कर दिया आपने? बेटा यहां से Cu जाएगा, यहां से Cl जाएगा। Cl जब भी जाता है 2 लेके जाएगा, इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। H2 हो जाएगा, 1 O ये बच जाएगा, ये तो बन जाएगा H2O। देखो भाई ये तो H2O बन जाएगा जो कि ये बन गया, और ये Cu और ये प्लस में Cl और ये मिलकर बना लेगा बेटा CuCl2, कॉपर क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपर क्लोराइड। तो इसका आंसर देखो बेटा, जब कॉपर ऑक्साइड तनु HCl के साथ अभिक्रिया करता है तब यह विलयन नील हरित रंग का हो जाता है। यह बनने के कारण होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा बेटा? कॉपर क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉपर क्लोराइड बना लेगा। बताएंगे सभी बना लेगा कि नहीं बना लेगा? तुम बोलोगे हाँ सर बना लेगा। तो बताओ कॉपर क्लोराइड कौन सा ऑप्शन में है? तुम बोलोगे सर ए में ही है भाई, ए में ही है कॉपर क्लोराइड। कॉपर सल्फेट बनाएगा क्या? नहीं सर। कॉपर कार्बोनेट? नहीं सर। कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता भाई? हमने कहा है, हमने देखा है, हमने पता लगाया है कि सर ये तो कॉपर क्लोराइड बन रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा अपने पास ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भाई अपन क्या देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना आठवां बताएंगे अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। ये मैंने बता दिया। अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे भाई? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति के होते हैं? तुम बोलोगे सर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कौन सा ऑप्शन है अम्लीय? बताएंगे सभी कौन सा ऑप्शन है अम्लीय?
क्या ए है क्या? नहीं सर ए नहीं है। बी है क्या? हाँ सर। सी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, गलत बात हम कह सकते हैं, हमने पढ़ा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं सर। अगला देखेंगे बेटा, 9वां क्वेश्चन है, अम्ल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बेटा गलत को ढूंढना है, पहले अम्ल के देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो अम्ल के लिए गलत ढूंढना है, अम्ल के लिए गलत ढूंढना है। अच्छा ये बताएंगे अब इसमें सभी, बताओ अम्ल के स्वाद में खट्टे होते हैं क्या? क्या अम्ल स्वाद में कड़वा होता है क्या भाई? नहीं होता। ये स्वाद में खट्टा होता है अम्ल? हाँ सर। नीले लिटमस को लाल कर देता है? हाँ सर, इसकी ट्रिक थी ए नीले। ए नीले का मतलब अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो यह नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्षार के प्रभाव को अम्ल क्या कर देता है बेटा? खत्म कर देता है। ये तीनों बातें तो सही है सर, ये तीनों बातें तो सही है, लेकिन ये क्या है भाई अपने पास? ये गलत बात है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसने पूछा था कि अम्ल के संदर्भ में, मतलब अम्ल के बारे में कौन सी बात गलत है, तो ये वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि क्षार होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल तो खट्टे होते हैं सर। तो ये बात क्या हो गई बेटा? गलत हो गई, और यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। बताएंगे सभी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं है कोई दिक्कत तो आगे बढ़ते हैं। क्षारक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैसे अम्ल से संबंधित कथन गलत बताया था, वैसे क्षारक से संबंधित बताएंगे सभी। और क्या देखेंगे भाई अपन? बताएंगे सभी। देखो अब बताएंगे भाई सभी, क्षारक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह स्वाद में कड़वा होता है, ये तो सही बात है सर। स्वाद में खट्टा होता है क्या? नहीं सर, स्वाद में खट्टे तो अम्ल होते हैं। और ये लाल लिटमस को नीला, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, छालानी। छालानी का मतलब क्षार जो होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देंगे क्या? हाँ सर, ये बात भी सही है। तो ये पूछ रहा है गलत कौन सा है? बेटा प्रश्न को सही से पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा है सर? ये बी वाला गलत है। बी वाला क्या है बेटा? गलत है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे बेटा अपना 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषी सूचक है? तो आप मुझे बताएंगे कि संश्लेषी सूचक को और क्या कहा जाता है? तुम बोलोगे सर संश्लेषी सूचक को कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कृत्रिम सूचक भी कहा जाता है। तो कृत्रिम सूचक के लिए, कृत्रिम सूचक हो या संश्लेषी सूचक हो, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है, कौन सा ऐसा सूचक है जो कैसा है? संश्लेषित है। तो संश्लेषित के लिए आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा सूचक है। तुम बोलोगे सर लिटमस। नहीं सर, लिटमस तो क्या है? प्राकृतिक है बेटा। कैसा है? प्राकृतिक है। हल्दी कैसा है? प्राकृतिक है। हल्दी कैसा है बेटा? प्राकृतिक है। लाल पत्ता गोभी भी कैसी है? प्राकृतिक है। मिथाइल ऑरेंज बेटा क्या है? अपने पास संश्लेषी सूचक है। बताएंगे सभी, मेथिल ऑरेंज है और फिनोलेफ्थेलिन है। मेथिल ऑरेंज और फिनोलेफ्थेलिन ये कैसे हैं? ये संश्लेषी सूचक है सर। कैसे सूचक है बेटा? संश्लेषी सूचक है। बताएंगे, मैंने बताया था नहीं बताया था, लिखाया था कि नहीं लिखाया था? तुम बोलोगे हाँ सर लिखाया था, एक एक चीज मैंने लिखवाई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज बोल दो या मैथिल ऑरेंज बोल दो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन है अपने पास, लिटमस विलियन खालिस्तान रंग का रंजक होता है। मैंने बताया था कि जो लिटमस होता है बेटा शुद्ध रूप में किस रंग का होता है? बताएंगे सभी, शुद्ध रूप में किस रंग का होता है? तो तुम बोलोगे सर ये तो बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। होता है कि नहीं होता? तुम बोलोगे हाँ सर होता है। तो बताओ बैंगनी रंग का होता है कि नहीं होता? तो कहां पे है बताओ बैंगनी रंग कहां पे है? क्या ये है क्या लाल? नहीं सर। हरा होता है क्या? नहीं सर। बैंगनी, नीला होता है क्या? नहीं सर। तो बैंगनी होता है बेटा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यह किस समूह में आता है? और मैंने तुम्हें बताया था बेटा, ये चीज तो मैंने रटवाई थी, याद करवाई थी। कैसे कर? मैंने बताया था कि लीचेन के पौधे अपन थैले में भर भर के ला रहे थे। लीचेन के पौधे अपन थैले में भर भर के ला रहे थे, तो थैले से क्या हो गया था? थैलोफाइटा हो गया था मेरे भाई। क्या हो गया था? थैलोफाइटा हो गया था। तो ब्रायोफाइटा होगा क्या? नहीं सर। टेरिडोफाइटा? नहीं सर। इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है सर? है। तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी। बी क्या हो जाएगा बेटा अपना? सही हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा सर? बी वाला उत्तर क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन अपना क्या है? 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 पे पहुंच गए बेटा। देखो लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो मैंने बताया तुम्हें कि ये शुद्ध रूप में किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्या लाल होगा क्या? नहीं सर। हरा होगा क्या? नहीं सर। नीला होगा क्या? नहीं सर। कैसा रंग का होगा? बैंगनी रंग का होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी। क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा भाई। शुद्ध रूप में कैसा होगा? बैंगनी। या तो अम्ल के साथ करेगा ना क्षार के साथ करेगा, तो कैसा हो जाएगा? बैंगनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आ गए भाई अपने पास। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं जिसके
गंध से अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। बताएंगे भाई, मैंने तुम्हें एक हेडिंग डलवाई थी और उसमें लिखवाया था गंधीय सूचक मेरे भाई। क्या लिखवाया था? गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते थे जो अम्लीय क्षार की उपस्थिति में, अम्लीय क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध में क्या कर लेते थे? परिवर्तन कर लेते थे, या उनकी गंध क्या हो जाती थी? अम्लीय क्षार में, क्षार के मतलब अम्लीय क्षारीय माध्यम में जाने पर भिन्न भिन्न हो जाती थी। ऐसे सूचकों को हम क्या कह रहे थे? गंधीय सूचक कह रहे थे बेटा। क्या कह रहे थे? गंधीय सूचक कह रहे थे। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? जिसके गंध से अम्लीय क्षारीय प्रकृति का पता चलता है। तो बताएंगे सभी। कृत्रिम सूचक कहते हैं क्या? नहीं सर। ऑक्सी सूचक नहीं, अनोक्सी नहीं। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं गंधीय सूचक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है मेरे भाई, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाता है। अम्ल जब भी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा मेरे भाई। क्या बनाएगा? संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी धातु, जब भी अम्ल जो होगी वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो मेरे भाई वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बनाएगी? वो संगत लवण बनाएगी। तो इसमें बताएंगे क्या बनाएगी भाई? अभिक्रिया करके खालिस्तान बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हाइड्रोजन गैस तो इसने बना दी, लेकिन साथ में क्या बनाएगा? संगत लवण बनाएगा। क्षार बनाएगा क्या? नहीं। पानी नहीं, अम्ल नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है बेटा, ध्यान से सुन लेंगे। मैंने 4 तरीके की अभिक्रिया लिखवाई थी तुम्हें। कौन कौन सी सर? सर बेटा मैंने लिखवाई थी तुम्हारे पास। एक तो किसके साथ अभिक्रिया? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की किसके साथ अभिक्रिया? अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इसमें धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई थी। इसके अलावा हमने अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी? अम्ल की हमने क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई थी। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई थी। अम्ल की मतलब धातु कार्बोनेट या धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई थी। सब में संगत लवण व जल बन रहा था। लेकिन ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, जब धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है ना बेटा, इसमें जल नहीं बनता। तो बताओ क्षार बनेगा क्या? नहीं सर। पानी नहीं, अम्ल नहीं। तो क्या बनेगा? संगत लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी भाई। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं भाई। और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक है? ये क्वेश्चन आप क्या गलत करने वाले हो बेटा? सबके सभी अब जल्दी बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा। जल्दी बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे। बताओ इसमें देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक है? मतलब पेन किलर है। ठीक है, तो अब मुझे बताएंगे कि पेन किलर कौन सा है भाई? बताएंगे जल्दी, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे भाई। ठीक है, जल्दी बताएंगे मेरे भाई। 1 मिनट। चलो 17वां क्वेश्चन बताएंगे भाई सभी। निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक है? मतलब पेन किलर है बेटा। पेन किलर का मतलब होता है जब भी अपने हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, बॉडी में दर्द होने लग जाता है, शरीर में ऐसे लगता है जैसे अपने शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है मेरे भाई, ऐसे इस तरीके से यूं करने लग जाते हैं, यूं करने लग जाते हैं, यहाँ दर्द यहाँ दर्द, इस तरीके से करने लग जाते हो कि नहीं करने लग जाते? तुम बोलोगे हाँ सर करने लग जाते हैं बेटा। जब ये ऐसे दर्द की स्थिति हो जाती है तो तुम क्या करते हो? पेन किलर लेते हो। क्या लेते हो? पेन किलर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दर्द की गोली है। पहले वो आती थी हरे पत्ते की गोली, एनासीन फेनासीन, पता नहीं क्या क्या आती थी। तो वो वाली चीजें हैं। अपन किसी की बुराई नहीं कर रहे भाई, ना किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, अपन पे सीधी बात कर रहे हैं। पहले चलती थी मेरे जमाने में, मेरे जमाने में मतलब बहुत साल पहले। अपन प्राचीन काल के आदमी है मेरे भाई, है ना। चलो देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक दर्द निवारक है? मतलब पेन किलर दवा है। तो एंटासिड है क्या? देखो एंटासिड क्या होती है बेटा? एंटासिड, एंटा एसिड। अब देखो इसका मतलब समझेंगे कि ये क्या कहना है। एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब एंटी। जैसे तुमने घर में सुना होगा, मोहल्ले में सुना होगा कि ये तो मेरा एंटी है। एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? जो उसका विरोध कर रहा हो। क्या कर रहा हो? विरोध कर रहा हो। तो ये बेटा एंटासिड है। ANTACID, एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या है? कि ये मतलब एंटी है। किसके? किसके एंटी है? एसिड के। एसिड का मतलब क्या है बेटा? अम्ल है। एसिड का मतलब क्या है? अम्ल। तो इसको बोलते हैं प्रति अम्ल। प्रति अम्ल। जब भी हमारे पेट में क्या हो जाती है? अम्ल की अधिकता हो जाती है और उसके कारण दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है पेट में, तो हम क्या करते हैं? एंटा एसिड काम में लेते हैं मेरे भाई। क्या लेते हैं काम में? एंटासिड काम में लेते हैं। तो ये क्या करता है भाई? ये क्या करता है?
अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए एंटासिड को प्रयोग में करते हैं, इसको एंटा एसिड बोलते हैं। मैंने बता दिया एंटी का मतलब, जो एसिड का मतलब क्या है, अम्ल। तो अम्ल के विरुद्ध कार्य करती है, अम्ल के प्रति कार्य करती है, प्रति का मतलब होता है उसके विरोध में कार्य करते हैं मेरे भाई। एनाल्जेसिक क्या होती है, इसको बोलते हैं पेन किलर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, पेन किलर बोलते हैं। मतलब ये जो दर्द होते हैं हाथ पैरों में, उसमें हम क्या लेते हैं, एनाल्जेसिक लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होती है मेरे भाई, एंटीसेप्टिक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, घावों को भरते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे चोट लग गई, घाव हो गया, उन घावों को भरने के लिए क्या लगाते हैं हम, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। बहुत सारी क्रीम होती है ना भाई, वो क्या करते हैं, जब जैसे तुमने देखा होगा एंटीसेप्टिक क्रीमों का बाप है ना, बहुत सारा। तो वो सारी चीजें क्या है भाई, एंटीसेप्टिक है। वो एंटीसेप्टिक का मतलब वो बाहर लगाई जाती है, कहीं उनको खाने मत लग जाना तुम किए तो हाँ इसको खा ले तो अपन पूरा का पूरा शरीर सही हो जाएगा। नालायक वो बाहर ही लगाने की होती है। हाँ, कई गोरे होने की भी होती है एंटीसेप्टिक फैंटीसेप्टिक। इधर देखेंगे कोई बात नहीं, अपन तो ऐसे ठीक है। हाँ वैसे तो चेहरा काला पड़ गया। इधर देखो, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, प्रतिजैविक। मतलब जब तुम बीमार वगैरह हो जाते हो तो क्या होता है बेटा, हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक काम में लेते हैं। लेकिन हमें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पेन किलर। तो एंटासिड होगी क्या, नहीं सर। एंटीसेप्टिक, नहीं सर। एंटीबायोटिक, नहीं सर। तो कौन सी होगी, एनाल्जेसिक। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में अगर देखो आगे बढ़ते हैं और 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। आर्द्ररोधी का मतलब है जिसमें नमी नहीं जाती। नमी नहीं जाती मतलब एयर टाइट बंद एयर टाइट क्या होता है, डब्बा होता है, उसमें रखते हैं। क्यों रखते हैं बेटा, आंसर समझेंगे। यह जल को अवशोषित करके कठोर पदार्थ बन जाएगा। हाँ सर, इसमें कठोर पदार्थ बन जाएगा। कैसे सर बेटा तुमने देखा होगा जब अपन घर की पुट्टी करते हैं उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिला दे और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पूरा टाइट हो जाता है, और वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, कि उसको दोबारा भिगो भी नहीं सकते। भिगोगे तो मतलब पूरी तरीके से सही तरीके से भीगेगा नहीं ना, फिर उसका कुछ भी काम में लिया जा सकता है, वो खराब हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें समझ में आई। तो आर्द्र रोधी का मतलब क्या होता है, जिसमें नमी। आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी। रोधी का मतलब रोकने वाला। मतलब ऐसे बर्तन में रखा जाता है, ऐसे बर्तन में रखा जाता है जिसमें नमी पार नहीं हो। नमी पार नहीं हो, नमी जानते हो ना, नमी का मतलब उमस, एक तरीके से ऐसे समझ लो। ठीक है, देखो यह जल का अवशोषित कर कठोर पदार्थ बन जाएगा। हाँ सर, ये सही बात है। दूसरा ऑप्शन है बेटा, क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पर जिप्सम में बदल जाएगा। ये भी सही बात है सर। यह जल को क्या करेगा, अवशोषित कर अनुपयोगी हो जाएगा। ये बात भी सही है। इनमें से सभी, ये तो सारी बातें ही सही है, तो इसमें लगेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी लगेगा। कोई दिक्कत इसमें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, 10 ml NaOH विलयन को पूरी तरह उदासीन करने के लिए 8 ml HCl दिया जाता है। तो 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा HCl की चाहिए होगी। तो बेटा देखो ध्यान से समझेंगे भाई, यहां पे देखो कितना ml है, 10 ml है। स्पीड से लेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो 10 ml क्या है, NaOH है। कितना ml है NaOH है, 10 ml NaOH है बेटा। कितना ml है सर, ml तो है भाई 10 ml क्या है, NaOH है। NaOH कितना है बेटा, 10 ml है। अब ये समझो, इसको करने के लिए, उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, 8 ml HCl चाहिए। अब ये समझो दो सेनाएं हैं मेरे भाई, दो सेना है अपने पास, एक तो NaOH की है और एक HCl की है। इसके 10 सैनिकों को मारने के लिए इसके 8 सैनिक जरूरी हैं बेटा। कितने सैनिक जरूरी है, 8 सैनिक जरूरी हैं। अपन ने एक रेशियो लगाया, जैसे मान लो इस सेना के 10 आदमी आए अपने पास, तो अपने पास इस HCl ने क्या किया, इसके 8 सैनिकों ने ही इन 10 का क्या कर दिया, खत्म कर दिया, मतलब उदासीन कर दिया बेटा। क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। ये यही कहना चाह रहा है कि 10 ml NaOH विलयन को पूरी तरह उदासीन करने के लिए 8 ml HCl दिया जाता है। तो 20 ml NaOH को उदासीन करने के लिए कितनी मात्रा में HCl चाहिए होगा। तो भाई देखो, ये 10 ml NaOH है, जिसको उदासीन करने के लिए कितना ml चाहिए, 8 ml HCl चाहिए बेटा। कितना ml चाहिए, 8 ml। अब ये कह रहा है अगर ऐसी बात है तो 20 ml NaOH को, अब NaOH को कितना कर दिया सर, 20 कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ मेरे भाई, मेरे बंधुओं, मेरे सखाओ, इस 10 से इसको 20 कर दिया, मतलब कितना गुना कर दिया। तुम बोलोगे सर 2 गुना कर दिया बेटा। कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। मतलब 10 से कितना कर दिया, 20। तो मुझे बताओ इसकी सेना को भी दुगुना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। बताओ भाई, इसने इसको दुगुना कर दिया। पहले 10 आ रहे थे, 20 आ गए, 10 आ रहे थे, 20 आ गए। तो इसने भी कही यार अपने 8 की पार नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अपन तो 10 को ही संभाल सकते हैं। इसने कही कोई बात नहीं, अपने 8 और बुला लेते हैं, तो इन 20 का मामला कर देंगे। तो बताओ कितने अणु की जरूरत पड़ेगी बेटा, कितने ml की जरूरत पड़ेगी, 16 ml की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा डी, 16 ml। क्या हो जाएगा, ये रहा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, 16 ml। 12 ml नहीं होगा, 8 ml नहीं होगा, 4 ml नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां पे किसी को,
कोई दिक्कत नहीं है सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है अपना 20वां क्वेश्चन। क्षारीय लवण बना होता है। देखो भाई लवण के बारे में बात कर रहे थे और देखो लवण की परिभाषा मैं लिखाना भूल गया था, सॉरी भाई उसके लिए, है ना। तो देखो लवण क्या होते हैं, देखो लवण की परिभाषा मतलब है नहीं कुछ भी, लवण की परिभाषा वही है जो उदासीन विलयन की है, ठीक है। तो क्या होता है वो लवण क्या होते हैं भाई, जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, तथा साथ ही साथ जल का निर्माण भी होता है। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण, ठीक है। अब देखो हो गए 3 प्रकार के, ये लिख लेना भाई किसी ने, अगर देखो अगर पूछता तो है नहीं, बाकी पूछ ले तो भाई अपना चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, तो लवण की परिभाषा लिख लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ एक मतलब मेरी एक स्टूडेंट है ना, हाँ प्रिया, उसका आया था मैसेज, चलो उसका मैसेज आया था सर आपने लवण की नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं बेटा आप लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देखो क्षारीय लवण बना होता है, ठीक है। क्षारीय लवण किसका बना होता है बताओ, हाँ कल ही आया था, देखो इधर देखेंगे क्षारीय लवण बना होता है। अब बताओ ये क्षारीय लवण की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है, क्षारीय लवण की बात कर रहा है। जल्दी जल्दी देखेंगे भाई, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। किसकी बात कर रहा है ये, क्षारीय लवण की बात कर रहा है मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है, क्षारीय लवण की। अच्छा मैंने तुम्हें बताया था कि जिसका प्रभाव अधिक होगा ना बेटा, जो प्रबल होगा वो वैसा ही लवण बनाएगा। जिस विलयन में अधिक प्रबलता वाला अगर अम्ल है तो प्रबल अम्ल है तो क्या बनाएगा भाई, प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण बनाएगा, प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बनाएगा। लेकिन स्थिति एक होनी चाहिए कि इनमें से एक क्या होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। तो हमें क्षारीय लवण प्राप्त करना है, तो हमें ये तो पता चल गया मेरे भाई, क्या पता चल गया सर, कि इस लवण में क्षारकीय लवण बन रहा है तो प्रबल क्या होगा, क्षार होगा। तो प्रबल क्षार यहां पे है क्या, नहीं है सर, ये गलत हो गया। कमजोर क्षार है यहां पे भी, ये भी गलत हो गया। अब बचा है बेटा ये और ये, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज देखेंगे भाई मेरे भाई, मजबूत और अम्ल और मजबूत क्षार, जब मजबूत और मजबूत मिलेंगे बेटा तो ये तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, उदासीन। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार तो मिलकर क्या बना लेंगे, उदासीन लवण बना लेंगे, इसलिए ये वाली बात तो गलत हो गई। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, अब ये अम्ल के प्रभाव को क्या करेगा, मजबूत क्षार पहले ही खत्म कर देगा और खुद का प्रभाव जमा लेगा मेरे भाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे समझो ये कमजोर है और ये क्या है, मजबूत है, ठीक है। अब बताओ इसको प्रभाव को तो ये क्या करेगा भाई, इसका इतना सा टुकड़ा ही इसको निमेड़ देगा, तो ये बाकी का जो बच रहा है ये अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, इसमें बताओ, दिखाएगा ना। तो मजबूत जो मजबूत होगा वो अपना ही प्रभाव दिखाएगा। अब ये क्षारीय है तो इसके में कैसा लवण बन जाएगा मेरे भाई, क्षारीय लवण बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, क्षारीय लवण बन जाएगा। आगे बात करते हैं मेरे भाई, देखो आसुत जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों। देखो भाई आसुत जल का मतलब होता है डिस्टिल वाटर, आसवन का जल, आसुत जल, आसवित जल, सारे एक ही बात है मेरे भाई, सारे क्या है, एक ही बात है। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि विद्युत का चालक नहीं होता, क्यों नहीं होता सर, इसमें ना तो लवण होता है ना अम्ल होता है, जबकि वर्षा के जल में अम्ल भी होता है और लवण भी होता है, अम्ल भी होता है और लवण भी होता है। तो ध्यान से समझेंगे, आसुत जल में लवण उपस्थित होता है, हाँ सर लवण तो होता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन और देख लेते हैं, आसुत जल में लवण उपस्थित होता है क्या, नहीं सर, इसमें आसुत जल में कोई भी लवण अम्ल कोई भी उपस्थित नहीं होता। आसुत जल में लवण और अम्ल उपस्थित होते हैं, हाँ सर ये वाली बात सही है। आगे देखेंगे, आसुत जल में आयन उपस्थित होता है, नहीं सर। वर्षा जल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, नहीं सर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, वर्षा जल में लवण और अम्ल क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही कौन सा आंसर हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इसका बी आंसर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो ये बिल्कुल कठिन सा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल इजी है। क्या है, बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इजी क्यों है अब देखते हैं अपन, ठीक है। चलो बिल्कुल इजी क्यों है, ध्यान से समझेंगे। यहां पे देखो भाई CaSO4 डॉट खाली डॉट XH2O प्लस में YH2O, ये बन गया CaSO4 डॉट में क्या बन गया, ZH2O, क्या बन गया मेरे भाई, ZH2O बन गया, क्या बन गया, ZH2O। हमें किसका मान बताना है, हमें बताना है बेटा अंडर रूट x प्लस में y प्लस में z, इसका मान हमें क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है। इस x अंडर रूट x प्लस y प्लस z का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा तो ये बताओ कि ये वाला फॉर्मूला CaSO4 डॉट XH2O CaSO4 डॉट ZH2O ये किससे मिलता हुआ बन रहा है, तुम बोलोगे कि सर इसमें तो क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि सर CaSO4 डॉट 2H2O हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि सर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इसमें अगर जल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे बेटा, जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास जिप्सम बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ये वाली अभिक्रिया थी CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस में 1.5H2O, इस तरीके से ये जब बन रहा था, वो बन रहा था, क्या बन रहा था मेरे भाई, CaSO4 डॉट 2H2O, ये वाली अभिक्रिया बन रही थी कि नहीं बन रही थी, तुम बोलोगे हाँ सर ये बन रही थी। अच्छा अब यहां बताएंगे x की जगह कितना है, आधा है सर, x की जगह कितना है, आधा, मतलब 1/2,
ठीक है। y की जगह कितना है, y की जगह देखो भाई यहाँ पे y है तो यहाँ पे y की जगह कितना है बेटा 1.5 है। 1.5 का मतलब 1 सही 1/2 प्लस में z कितना है भाई, देखो z कितना है यहाँ पे, z है सर यहाँ पे 2, कितना है मेरे भाई यहाँ पे कितना है, ये 2 है तो ये 2 लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 1.5 है, 1.5 का मतलब 1 और आधा, और इसमें आधा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे भाई। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड इस पूरे अंडर, इसमें देखो भाई यहां पे क्या था, ये था अपने पास अंडर रूट x प्लस वाई प्लस में z, इसका मान हमको ज्ञात करना था और इसका मान टोटल कितना आया पूरा का पूरा 4 आया है, तो ये 4 लिख दिया और अंडर रूट 4 का जब मान निकाल लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा। तो बताएंगे कि 2 कहां पर लिखा हुआ है, बताएंगे सभी 2 कहां पर लिखा हुआ है, तो तुम बोलोगे ए ऑप्शन है क्या, नहीं सर, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन नहीं, तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी ऑप्शन है मेरे भाई। कितना ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। बताएंगे इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो देखो भाई, किसी को कोई दिक्कत आती है समझ में नहीं आती तो क्या करना है, मेरे नंबर दिए हुए हैं ये रहे 8503823625, ठीक है, मतलब 850 382 3625, इस पे मतलब मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। इतनी सुविधा दे सकता हूं अभी मैं आपको, ठीक है। चलो 23वां क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 23वां क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था मेरे भाई, कठोर जल को मृदु करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सभी बताएंगे। तुम बोलोगे सर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 होता है सर, क्या होता है Na2CO3 होता है मेरे भाई, क्या होता है Na2CO3 होता है। देखो थोड़ा जल्दी करेंगे, अपने पास अभी 30 मिनट में 23 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है। चलो देखेंगे भाई, कठोर जल को मृदु करने के लिए निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का करते हैं मेरे भाई। किसका करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का करते हैं। किसका करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का करता है, तो ऑप्शन आ जाएगा अपने पास ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, सभी बताएंगे कमेंट में। हाँ सही बोला, कौन सा बोला, क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला, इसने बोला भाई सोडियम बाई कार्बोनेट। हाँ भाई, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, नहीं सर। पोटाश एलम, नहीं सर। पीएच के मान से संबंधित सही सेट चुनेंगे मेरे भाई। देख बताएंगे, छोटी आंत का पीएच मान 7.4। हाँ सर, क्योंकि मानव शरीर की जो पीएच परास होती है 7.0 से 7.8 के बीच में होती है, तो छोटी आंत का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखेंगे, टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है, तो 7 से ज्यादा मान है इसलिए क्षारीय 8.0, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है सर। टमाटर का जूस 4.4 होता है। बेटा मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, क्या बताया था सर आपने, मैंने ये बात बताई थी मेरे भाई, मैंने ये बात बताई थी कि क्या बताई थी, मैंने ये बताई थी कि भाई 1-2 पॉइंट क्या हो जाता है, ऊपर नीचे क्या हो सकता है, मतलब पीएच मान हो सकता है। क्यों, क्यों भाई, टमाटर होता है, एक तो टमाटर अधिक खट्टा है, एक टमाटर थोड़ा कम खट्टा है। अब जो कम खट्टा है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, और जो कम खट्टा है उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये 2-3 मतलब 1-2 पॉइंट का क्या चलता है, वेरिएशन चलता है, मतलब वेरिएशन का मतलब ऊपर नीचे चलता है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो टमाटर की जूस का 4.2, तो तीनों के तीनों ही क्या है, सही है। तो ए है क्या, नहीं सर। ए और बी, नहीं सर। ए बी सी, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां। अब देखेंगे, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। देखो भाई, ये होता है अपने पास ब्रांस्टेड एंड लोरी। ब्रांस्टेड एंड लोरी मैंने तुम्हें बताया था, 2 वैज्ञानिक हुए मेरे भाई, 2 वैज्ञानिक हुए। इनमें से इन्होंने क्या बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, मतलब प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटॉन अगर दे रहे हैं तो अम्ल होंगे, और प्रोटॉन ग्रहण कर रहे हैं तो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो इनके अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण करने के, मतलब ये ग्रहण करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। अगर ये ग्रहण करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे, और अगर ये देते तो क्या हो जाते, अम्ल हो जाते, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। किसने कही थी भाई ये सारी बातें, ये कही थी सर, आप बता रहे हो ब्रांस्टेड एंड लोरी ने। हाँ बेटा, ये 2 वैज्ञानिक थे, ब्रांस्टेड एंड लोरी, इन्होंने ही ये बात कही थी। और इसने नहीं कही, लिविस ने नहीं कही, डाल्टन ने नहीं कही। डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया था मेरे भाई। क्या दिया था डाल्टन ने, परमाणु सिद्धांत दिया था। निम्न में से कौन गलत है, निम्नलिखित में से कौन गलत है, बताएंगे भाई कौन गलत है। सभी क्षार, ये नोट डलवा कर लिखवाया था मेरे भाई, नोट डलवा कर लिखवाया था क्या, कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, तो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। ये तो सही बात है मेरे भाई, ये तो क्या है, सही बात है, ये तो क्या है, सही बात है मेरे भाई। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये बात भी सही है। सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, क्या बताएंगे सभी, क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, क्या नहीं होते सर। अगर वो घुलनशील नहीं होते तो क्षार ही नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे सर, बेटा इसलिए नहीं कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या जल में घुलनशील क्षारकों को ही क्षार कहते हैं। तो क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, क्या नहीं सर। तो क्या सभी क्षारक क्षार कहलाएंगे, क्या नहीं सर। तो सभी क्षारक क्षार कहलाते हैं, क्या नहीं सर, ये गलत बात है। सभी क्षार क्षारक कहलाएगा, हाँ ये बात
सही है सर, सभी क्षार क्षारक कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी क्षार बनेगा वो क्षारक तो होगा ही ना भाई, पानी में डालेंगे घोलने पर ही तो क्या बनेगा, क्षारक बनेगा। लेकिन ये क्या, ये वाली बात क्या है, गलत है। इसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो मेरे भाई सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नोट डलवा कर लिखवाया मेरे भाई, नोट डलवा कर एक एक चीज लिखवाई है मैंने, ठीक है, एक एक चीज लिखवाई है मैंने नोट डलवा कर। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे बेटा 27वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्षारक क्षार भी है, तो इसमें ध्यान रखेंगे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षारक भी है और क्षार भी है, क्षारक भी है और क्षार भी है, तो क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। देखो अब मैं आंसर थोड़ा सा टिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि फिर उसमें दिक्कत आती है बार बार में, ठीक है, टाइम लगता है अपना, ठीक है। अब तुरंत फटते जाएंगे, मैं ऑप्शन बताता जाऊंगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है बताओ, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, मैंने बताया था। हाँ सर, दूध पी के छक्के चौके लगा रहे होंगे हम, क्या लगा रहे होंगे, छक्के चौके। अब पता नहीं ऐसे क्या वाइड गई कैसे गई, ऐसे लगा लो ऐसे लगा लो कैसे भी लगा लो, ठीक है। तो दूध पी के छक्के चौके लगाए, छक्के चौके मतलब 6.4 हो गया। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो गया, 7 गए थे, 4 लोगों ने दिया तो 7.4 हो गया मानव रक्त का। मानव लार का पीएच मान कितना, 6.5 होता है, सीधी सही बात है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान 10 होता है, ये गलत बात है सर, ब्लैक कॉफी का पीएच मान 10 नहीं होता, ब्लैक कॉफी का पीएच मान 10 नहीं होता, तो कितना होता है मेरे भाई, वो बताओगे तुम बताओगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक चीज लिखवाई है मेरे भाई, तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत काम दूं, नालायको, मेरे पसीने आ गए काम करते करते, तुम्हें भी तो काम करना होगा। तो ये क्या है अपने पास, ये गलत बात है, ये सही, ये सही, ये सही, तो अपना आंसर हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन, ठीक है। पोटाश एलम के एक सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है, तो मेरे भाई देखो पोटाश एलम की बात करें, पोटाश एलम को बोलते हैं फिटकरी, और फिटकरी का सूत्र होता है सर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट मेरे बेटे 24H2O। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पोटाश एलम के एक सूत्र इकाई में जल का कितना अणु उपस्थित होता है, और एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल बोलते हैं मेरे भाई। तो बताएंगे फिटकरी में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या है कितनी, तुम बोलोगे सर यहां पे तो 24 है, क्या 24 ऑप्शन में है क्या, 5 है क्या, नहीं सर, 10 नहीं, आधा नहीं, कितना है बेटा, 24 है मेरे भाई, 24 है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई, डी क्या हो जाएगा, सही। ये किसका सूत्र है, ये बेटा फिटकरी का सूत्र है, जिसको पोटाश एलम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटाश एलम भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा 30वां क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता, तो किसमें नहीं किया जाता, देखो पोटाश एलम, तब तुमने सुभाष चंद्र बोस वाली वो मतलब बहुत शानदार मूवी है वो अजय देवगन वाली, उसमें क्या है वो बताते हैं कि मतलब अच्छा तुझे पता है क्या किससे बनाते हैं बॉम्ब, बता किससे बनाते हैं। वो कोर्ट में जब बहस होती रहती है तो वो बताते हैं कि मतलब क्या क्या चाहिए होता है, तो वो पीछे लिखता रहता है न्यूज़पेपर वाला कि भाई ये चाहिए ये चाहिए। तो तुमने देखा गन पाउडर बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट काम में लेते हैं, देखो क्या लेते हैं बेटा, पोटेशियम नाइट्रेट काम में लेते हैं, क्या लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट काम में लेते हैं। तो बताओ किस किस में लेते हैं, गन पाउडर बनाने में हाँ सर लेते हैं, आतिशबाजी के सामान में हाँ सर लेते हैं, उर्वरक के रूप में हाँ सर, मांस मछली के संचारण में, ये बात गलत है सर, मांस मछली के संचारण में पोटेशियम नाइट्रेट का क्या काम है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का काम तो किसमें है बेटा, ये 3 चीजों में है, गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी के सामान बनाने में, उर्वरक के रूप में। सर 3 ही काम है बेटा, बहुत सारे काम है, ऑप्शन में 3 है इसलिए 3 की बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ पूरे लिखा दो सर, नालायक तो ये एबे सैदा वाले क्वेश्चन करेगा कि चैप्टर पढ़ेगा पूरा मुझसे, नालायक को अभी आएगा जब बता दूंगा जितना आ रहा है भाई, देखो जितना चैप्टर से रिलेटेड हो तो मैं करा ही रहा हूं, ठीक है। अलग से तुझे भेज दूंगा, हाँ अलग से तुम्हें पक्का भेज दूंगा, कोई गारंटी नहीं है, कॉल करना अच्छे से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो भाई बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का, हाँ किसी भी तरीके का। देख क्या मजे आ रहे हैं, नालायक। इधर देखो निम्नलिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका उपयोग साबुन बनाने और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है, बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कास्टिक सोडा बोलते हैं। और इसका प्रयोग कहां करते हैं, साबुन बनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। जब पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं जो जमीन से मतलब समुद्रों से निकाले जाते हैं ना पेट्रोलियम, उसमें से क्या करते हैं, उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम कास्टिक सोडा काम में लेते हैं। सर ये क्या होते हैं मतलब शुद्धिकरण में, भाई जो पेट्रोल निकलता है ना, ये अब अपने पास जो गाड़ियों में डलता है वो तो शुद्ध होता है, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए इसमें से क्या करते हैं, गंदगी निकालते हैं। सर वो गंदगी का क्या करते हैं बेटा, गंदगी को तुम्हारे चेहरे पर लगाने के लिए देते हैं, वैस मतलब जो क्या होते हैं, ये क्रीम होती है ना, ये वैसलीन फैसलीन पता नहीं उठ पटांग क्या क्या। भाई मैं किसी चीज की प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा, मैं समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। पेट्रोलियम जेली जो होती है ना, पेट्रोलियम जेली, उसमें देखा करो जब भी तुम लेते हो ना, उसमें देखा करो पेट्रोलियम जेली, वो पेट्रोलियम जेली नहीं होती, नालायक हो, पूरा का पूरा गंदा सिस्टम होता है अपना, है ना। देखो
गंदे सिस्टम का मतलब वो क्या होता है, इनकी जो मतलब जैसे तेल होता है ना, अपने तेल को जब निकलवाते हो सरसों के तेल को, तो नीचे गाद बैठ जाती है जिसको अपन भैंस भैंस को डाल देते हैं, है ना। उसी तरीके से पेट्रोलियम में भी निकलती है, उसको अपन क्या कर देते हैं, अपन चेहरे पे लगा लेते हैं। तो देखो भाई KOH होती है क्या, नहीं। CaO नहीं, MgO नहीं, तो बेटा क्या होती है, NaOH होती है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। बेटा आगे बढ़ेंगे, अपन को क्या है, बहुत सारा टाइम मुझे लगता है हो गया, 39 मिनट होने को, 40 मिनट होने को। चलो देखेंगे, अगर किसी विलियन का pH मान 7 से अधिक है तो इसका मतलब क्या है, pH मान अगर 7 से ज्यादा है बेटा, 7 से अधिक का मतलब क्या है कि विलियन जो कैसा है बेटा, क्षारीय है। अगर क्षारीय विलियन है तो बताएंगे H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होगी। तुम बोलोगे सर OH- आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, और OH- आयन को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ऑप्शन देखेंगे कि हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्या ए ऑप्शन में है क्या, नहीं सर ये तो हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोजन आयन, नहीं सर ये भी गलत है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम है, ये गलत बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या है, अधिक है। हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या क्या है, अधिक। पीएच मान 7 से अधिक मतलब क्षारीय हो गया। क्षारीय हो गया तो मतलब OH- आयन की सांद्रता क्या हो गई, अधिक हो गई। ठीक है, OH- आयन की सांद्रता अधिक हो गई। OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड है बेटा, तो हाइड्रोक्साइड आयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता अधिक हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा असत्य, गलत बात देखनी है मेरे भाई, क्या देखनी है, गलत बात। देखो भाई, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देगा वो प्रबल अम्ल, जो अधिक मात्रा में OH- आयन देगा वो क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। तो H+ अधिक आयन दे रहा है किसमें, अधिक मात्रा में, तो ये तो हो जाएगा अम्ल, सही बात है, प्रबल अम्ल हो जाएगा। अधिक OH आयन देने वाले प्रबल क्षारक होते हैं, ये बात भी सही है। कम OH आयन देने वाले क्षारक दुर्बल क्षारक होते हैं क्या, सर ये तो सही बात है। ये वाली बात क्या है, गलत, हमको असत्य खतन ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे भाई। निम्न में से कौन एक कमजोर अम्ल है, तो बताएंगे। देखो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। HCl, HNO3 और H2SO4 ये क्या है बेटा, प्रबल अम्ल है। क्या है, ये सारे तो प्रबल अम्ल हैं, लेकिन ये वाला क्या है, ये क्या अपने पास दुर्बल अम्ल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, CH3COOH। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, CH3COOH को, सॉरी मेथेनोइक नहीं, एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल है, CH3COOH एसिटिक अम्ल है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जिसको हम कमजोर अम्ल भी बोल रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित विलयन और पीएच में से गलत सेट सुने। जठर रस, मैंने बताया था जेठ का 12वां, जेठ का 12वां मतलब जठर रस का 1.2 हो गया। नींबू के रस का 2.2, मैंने बताया था नींबू कितने चाहिए, 2 चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब दूध में 10 का दम होता है, तो ये 10 आ गया। अब यहाँ पे बता सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 2 होता है क्या, तुम बोलोगे नहीं सर, तो कितना होता है मेरे भाई, तुम बताओगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मान तो क्या होता है सर, 14 होता है। पीएच मान कितना होता है बेटा, 14 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 14। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, तुम बोलोगे सर ये तो प्रबल क्षार है। क्या है मेरे भाई, ये प्रबल क्षार है। आगे देखेंगे, हमारा शरीर किस पीएच पर के बीच कार्य करता है, मैंने बताया था 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। किसके बीच में कार्य करता है, 7.0 से 7.8 के बीच में। कहां पे ऑप्शन, 7.0 से 8 नहीं, 7.0 से 7.8। हाँ सर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान खालिस्तान से कम होता है, बताओ अम्लीय वर्षा का पीएच मान, मैंने बताया था 5.6। 6 का मतलब छम 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 पानी गिरता है, छम 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 क्या होता है, पानी गिरता है। तो 5.5 में तो दंत क्षरण होता है, 5.6 पे क्या होती है, बारिश होती है। कौन सी, अम्लीय वर्षा। तो 5.6 से जब भी पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा मेरे भाई, जब भी किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा वो क्या कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है, खालिस्तान से कम होता है। किससे कम होता है, तुम बोलोगे सर 5.6 से कम होता है मेरे भाई। किससे कम होता है, 5.6 से कम होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, 38वां क्वेश्चन देखेंगे। शुक्र ग्रह का वायुमंडल श्वेत और पीले बादलों से, मतलब शुक्र ग्रह का वायुमंडल खालिस्तान के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। जब तुम अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, उसमें क्या है, ऑरेंज कलर का एक बॉक्स आया था। उस बॉक्स में अपन ने देखा था कि शुक्र ग्रह के जो बादल है सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के क्या है, मोटे पीले और क्या है, श्वेत बादल है, श्वेत और पीले बादल है। तो वो पूछ रहा था क्या मतलब शुक्र ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है। नहीं है भाई, क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या है, मात्रा ज्यादा है। तो सर इससे क्या होगा बेटा, इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे बाद में बहुत सारा। ठीक है, अगर अपन को जब पर्यावरण वाले चैप्टर पढ़ रहे हो लास्ट में एनवायरमेंट वाला, उसमें मैं तुम्हें सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो। शुक्र ग्रह का वायुमंडल श्वेत और पीले बादलों से बना है, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के, नहीं से हाइड्रोजन क्लोराइड के, नहीं सर नाइट्रिक अम्ल, नहीं सर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल से। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, ये तुम्हारे अम्लीय वर्षा में भी क्या करता है, सहयोग करता है मेरे भाई। क्या करता है, सहयोग करता है। तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल के जो पीले बादल बने हुए हैं, जो मोटे पीले श्वेत बादल बने, वो किसकी वजह से बने हुए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से बने हुए हैं। ठीक है,
विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मैंने बताया था कि जब भी अपने पास कोई भी मान लो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनमें जो धातु का मतलब उनमें जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। लेकिन जब विलयनों की बात करेंगे तो विलयनों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आयनों के कारण होता है। तो किसके कारण हो जाएगा मेरे भाई? आयनों के कारण हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होगा। स्वाद में कड़वा इसको मतलब ही नहीं है। होल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल जो क्या होते हैं वो तुम आगे पढ़ोगे। इनको अर्धचालकी में काम में लिया जाता है। अर्धचालक का मतलब सेमी कंडक्टर बोलते हैं मेरे भाई, है ना। तो इसमें क्या काम आएगा भाई? विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो आयनों के कारण होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह होता है, बताओ क्षार की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। क्या? हाँ सर। स्पर्श में साबुन जैसा होता है। क्या मैंने लिखवाया है सर ये? तो हाँ सर। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। क्या? हाँ सर होते हैं। उपयुक्त सभी? हाँ सर उपयुक्त सभी। सर आप तो अभी भी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और होल तो अर्धचालक में होते हैं। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन और होल का मतलब क्या है कि भाई जैसे देखो ये कोई पदार्थ अपने पास, समझेंगे ये क्या है? कोई पदार्थ है। देखो जैसे देखो भाई इलेक्ट्रॉन होल का मतलब क्या है? जैसे मान लो भाई ये इस तरीके से अपने पास कोई पात्र है, यहाँ पे इसकी दो परत है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है भाई। ये क्या है? ये मान लो ये होल है। क्या है? होल। होल कैसे बना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन उठकर इधर आ गया तो इसकी जगह बन गई, इसकी जगह बन गई तो इसको बोलेंगे होल। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरीके से भाई तुम्हारी ये मतलब जब मैं 12वीं की क्लास पढ़ाऊंगा ना तब उसको भी देख लेना तुम्हें ना, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो अभी देखते हैं 12वीं की कब से स्टार्ट होती है। भाई बैठ ही नहीं रहा टाइम थोड़ा सा। चलो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कैसे होता है? साबुन में स्पर्श? हाँ सर। प्रकृति में संक्षारक होता है सर। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं सर। तो उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी बेटा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आंसर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किसका विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? तो बताओ किसका विलयन का कौन सा विलयन है जो विद्युत का चालन नहीं करेगा? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ग्लूकोज, एल्कोहल। तो मैंने बताया था बेटा ग्लूकोज और एल्कोहल, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन होते हैं वो क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, जिसके कारण विद्युत का चालन नहीं करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 दिए हुए हैं बेटा सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं। क्षारक जल में क्या उत्पन्न करते हैं? बताएंगे सभी। क्षारक जल में क्या उत्पन्न करते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या? OH- आयन देते हैं। क्या क्या देते हैं? सभी बताएंगे मेरे भाई कि ये बताएंगे, सभी बताएंगे। क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं। क्षारक जल में क्या उत्पन्न करते हैं? तुम बोलोगे सर OH- उत्पन्न करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। H+ होगा क्या? नहीं सर, H+ तो अम्ल देते हैं। ये क्षार की बात कर रहा है। क्षारक जल में उत्पन्न करते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। 43वां क्वेश्चन देखेंगे। दीपक प्रयोगशाला में जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने जा रहा था, तभी उसके शिक्षक ने उसे सावधान किया और कहा कि मजबूत अम्ल या क्षारक को हमेशा जल में धीरे धीरे और लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत खालिस्तान होती है। बेटा मैंने तुम्हें बताया था अम्ल में जल को मिलाओ, जल में अम्ल को मिलाओ। ये कैसी है? एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। मतलब इसमें ऊष्मा का क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है मेरे भाई। बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है? उत्पादन होता है। इसलिए ये कैसी अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया? तुम बोलोगे सर ये तो क्या है? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। मतलब ऊष्मा का उत्पादन हो रहा है। जो ऊष्मा को हम देते हैं वो तो होती है ऊष्मा शोषी, लेकिन ऊष्मा अगर उत्पन्न हो रही है तो उसको बोलते हैं बेटा ऊष्मा क्षेपी। मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। तो बताएंगे इसमें से कि अम्ल या क्षारक के जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत क्या है? ऊष्मा क्षेपी है। तो ऊष्मा शोषी होगी क्या? नहीं सर, ऊष्मा शोषी नहीं होगी। ऊष्मा शोषी नहीं होगी तो कैसी होगी? ऊष्मा क्षेपी होगी सर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही हो जाएगा। उदासीन होगी क्या? नहीं। ज्वलनशील होगी क्या? नहीं। तो हमको ऑप्शन क्या मिलेगा? बी ऑप्शन क्या मतलब? ऊष्मा क्षेपी। मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत अधिक मात्रा में। 44वां क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। कौन से कथन की पहचान करनी है? असत्य कथन की पहचान करनी है। बताएंगे मेरे भाई। क्षार के चालन करते हैं। देखो क्षार के चालन करते हैं। हाँ सर करते हैं। ठीक है हमको असत्य ढूंढना है, ये ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है आगे देखेंगे मेरे भाई। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। हाँ सर ये बात भी सही है। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, ये बात भी सही है। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, ये बात गलत है सर। क्यों? क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ये तो मैंने नोट डलवा कर लिखवाई है। तुम बोल रहे हो सर अम्ल केवल जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं। हाँ बेटा जलीय विलयन में ही उत्पन्न करते हैं। क्या तुमने देखा है जैसे नींबू बैठा बैठा मतलब अपने आप में मतलब जैसे मान लो कोई भी अम्ल है, ठीक है वो ऐसे ही विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है क्या? विद्युत का चालन कर रहा है क्या? नहीं सर। तो कब करेगा? जब वो उसको अपन क्या करेंगे? जलीय विलयन मतलब जल में डाल देंगे। तो जलीय विलयन में वो क्या करेगा? H+ आयन मुक्त करेगा। जब H+ आयन मुक्त करेगा तो उसके कारण क्या होने लग जाएगी? विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है तो जब भी क्या बोलेंगे कि अम्ल केवल जलीय विलयन में ही क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये अपन ने पढ़ा था किताब में कि ठोस अवस्था में अम्ल जो होते हैं विद्युत का चालन नहीं करते, जबकि जलीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्यों? तो मैंने बताया था कि जल में मिलाने पर वो क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई? H+ आयन मुक्त होने के कारण क्या होता है उसमें?
विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। जल में अम्लीय क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था इसको तनुकरण बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तनुकरण। मान लो कोई अम्ल है और उसमें अपन ने पानी डाल दिया तो उसकी सांद्रता में क्या आ गई थी? कमी आ गई थी। सांद्रता का मतलब मैंने बताया था तुम्हें कि एक मान लो अपने पास क्या है भाई, इस तरीके से देखो, मैंने बताया था तुम्हें, उदाहरण से समझ लो, टाइम तो लगेगा खैर थोड़ा सा। देखो जिस तरीके से ये पात्र है मान लो और एक ये पात्र है, इसमें मैंने 10 किलो वो ले लिया, मतलब मान लो 10 किलो अम्ल ले लिया, इसमें भी 10 किलो अम्ल ले लिया। ठीक है, 10 किलो अम्ल ले लिया। अब देखो 10 किलो अम्ल और इसमें ले लिया मैंने 10 किलो पानी, 10 किलो जल ले लिया, 10 तो जल ले लिया और 10 क्या ले लिया? अम्ल ले लिया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। समझो भाई, पहले मैंने क्या था, ये 10 किलो जो जल था, अम्ल था भाई, इस अम्ल में मैंने क्या किया, इस अम्ल में मान लो 100 H प्लस आयन थे। क्या थे? 100 H प्लस आयन थे मेरे भाई। कितने थे इसमें? क्या थे? 100 H प्लस आयन थे, मान लो 100 H प्लस आयन थे। ठीक है, इस अम्ल में क्या थे? 100 H प्लस आयन थे। अब मैंने इसमें जल मिला दिया मेरे भाई। क्या मिला दिया मैंने? जल मिला दिया। जब इसको मैंने जल मिला दिया, अब देखो 10 किलो तो ये क्या था? अम्ल था, और 10 किलो क्या मिला दिया अपन ने? पानी। अब तुम बोलोगे सर ये लीटर में होता है। मेरे भाई लीटर में भी नापता है और किलो में भी नापते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। अब ये 10 किलो पानी इसमें मिला दिया तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 20 किलो हो गया। लेकिन इनमें जो H प्लस आयन है वो कितने हैं? 100। तो पहले कितने थे भाई बताओ? पहले कितने थे? पहले सर 10 किलो में ही 100 थे, अब 20 किलो में भी 100 है। तो बताओ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी आई कि नहीं आई? भाई पहले तो 10 में ही 100 थे, अब 20 में 100 है, तो बताओ कमी आई कि नहीं आई? हाँ सर कमी आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं तनुकरण। क्या बोलते हैं बेटा? तनुकरण बोलते हैं। 46वां क्वेश्चन है मेरे भाई, अपच की स्थिति में हमारा उदर अत्यधिक मात्रा में कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है? बताएंगे सभी, बताएंगे सभी भाई, जल्दी बताएंगे। देखो 50 मिनट हो चुके हैं और अभी अपने पास 50 क्वेश्चन हुए हैं। चलो 46वें अभी तो बताओ कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बेटा। कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दांतों का इनेमल दंतवल किससे बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? मैंने बताया था कि वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है मेरे भाई। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहले तो इसका बताएंगे 46 वाले का, तो तुम बोलोगे सर HCl हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे करा रहा हूं, ठीक है ना, अब ऐसे करा रहा हूं, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था अभी किसका, शुरू का क्वेश्चन, एंटासिड का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड का। एंटीबायोटिक का, बुखार उखार चढ़ने पर, एंटीसेप्टिक का, घावों को भरने में, एनाल्जेसिक का, पेन किलर के रूप में, दर्द निवारक के रूप में। ठीक है, मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने बताया था मधुमक्खी और नेटल इनमें कौन सा डंक पाया जाता है भाई? इनमें डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने हाइड्रोक्साइड में मैंने बताया था जब भी हाइड्रोक्साइड की बात हो जाएगी MgOH का होल ट्वाइस लगेगा। क्या लगेगा? MgOH का होल ट्वाइस। ध्यान से सुन लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र MgOH नहीं है, MgOH का होल ट्वाइस है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा। मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में जलन और दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इससे आराम पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? मैंने बताया था कि जब डंक लगेगा तो अपने पास अम्ल की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। अम्ल के कारण क्या होने लग जाएगा? जलन और दर्द का अनुभव होने लगता है। लेकिन हमको क्या करना है? उसको उदासीन करना है। इसके लिए हम क्षारीय पदार्थ काम में लेंगे। और क्षारीय पदार्थ इनमें से कौन सा है? तुम बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा, तो प्रबल क्षारीय है, हमको दुर्बल क्षारीय चाहिए। दुर्बल क्षारीय का मतलब हमारे पास बेकिंग सोडा है मेरे भाई। क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम क्या करते हैं? इसके लिए काम में लेते हैं डंक लगने पर। ठीक है, मुंह का पीएच मान मतलब मुंह का पीएच मान जब खालिस्तान से कम हो जाता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मैंने बताया कि 55 की उम्र में बचपन जैसे हो जाते हैं। 55 की उम्र में बचपन जैसे हो जाते हैं मतलब दांत गिरने लग जाते हैं। तो 55 का मतलब 5.5 हो जाएगा मेरे भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 53वां करेंगे, डोक पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? बताओ। नेटल का जब डंक लगता है तो मेथेनोइक अम्ल छूटता है और उसके लिए हम क्या करते हैं? डोक की पत्ती को काम में लेते हैं। अब डोग की पत्ती नहीं है, डोग की नहीं है मेरे भाई, कुत्ते की नहीं है, ये गंडक की नहीं है, ये किसकी है? डोक की है, डोक की। ठीक है, तो डोक पौधे की पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है? तुम बोलोगे सर क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि सर डंक लगने पर अम्ल छोड़ता है। नेटल का पौधा क्या करता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। अब अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या लेते हैं? क्षारीय पदार्थ लेते हैं। अब क्षारीय पदार्थ के रूप में हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं बेटा कौन सी पत्ती? डोक पौधे की पत्ती, और उनको हम रगड़ कर क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। ठीक है, तो कैसी प्रकृति हो जाएगी? क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53वें में क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। 54वें में देखेंगे, 54वें में देखेंगे भाई, NaCl H2O CO2 NH3 आपस में अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? तो ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को भाई। NaCl H2O और CO2 और NH3। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा? NaCl प्लस में H2O। ये करके दिखा रहा हूँ, नालायक हो तुम्हें करनी चाहिए थी, नहीं है तो सीधी की सीधी। ठीक है ना, इतनी सारी अभिक्रियाएं करवा दी मैंने, अब भी नहीं हो रही तो नालायक हो तुम, समझ लेना अपनी पढ़ाई में तुमने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है मेरे भाई। ठीक है, अब ये NaCl है, H2O NH3 है, तो ये क्या बना लेगा बताओ? ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा बेटा
Na2CO3, Na2CO3 प्लस में क्या बना लेगा, प्लस में बना लेगा बेटा NaHCO3, ठीक है ना। अब बाकी की एक्स्ट्रा बनेगी उसको छोड़ो, अपन को दो ऑप्शन दिए तो देखो Na2CO3 और NH3 है ना, ये NH4Cl बनेगा मेरे भाई, क्या बनेगा NH4Cl बनेगा, NH4 क्या बनेगा Cl। तो देखो NH4Cl और NaHCO3, ये क्या बना दिया मैंने, Na2 नहीं है ये NaH है मेरे भाई। भाई देखो एक मिनट, NaHCO3, ठीक है। जब इसको करोगे देखो भाई यहाँ पे Na है ना, और यहाँ से एक H निकलेगा, क्या यहाँ से ले लो, एक H निकलेगा यहाँ से, ठीक है। देखो NaHCO और ये दो रेख 3, तो NaH तो क्या हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा, NH3 तो ये रहा, एक यहाँ का छोड़ दिया था वो बचेगा, और ये क्या बच जाएगा Cl बच जाएगा, तो ये NH4Cl बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा अपने पास, यही हो जाएगा NH4Cl और NaHCO3। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसको करके देखेंगे ये टोटल बैठ जाएगा। देखो NaH कितना है, दो ये रहा, ठीक है। NaH यहां से एक H लेंगे बेटा, एक H, दो H नहीं है, एक H ले लेंगे तो NaHCO, O कितना है, दो और एक ये रहा 3, तो NaHCO3, और बचेगा क्या यहाँ पे एक H बचा है ये रहा, और एक H यहाँ पे ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 4, तो NH4 हो जाएगा, और Cl देखो ये बच रहा तो ये Cl यहाँ पे लगा देंगे, तो NH4Cl बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा NaHCO3 बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है बताओ, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है सर, सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, एंटासिड के संघटक के रूप में किया जाता है। एंटासिड के संघटक का मतलब भाई जो अपने पेट दर्द की, मतलब जो अपने एंटा एसिड काम में ले रहे हैं उनको बनाने में काम में लिया जाता है, कि हाँ सर लिया जाता है, अपने पेट वेट में दर्द होता है, तुम क्या करते हो, खाने का सोडा, नींबू का रस, चीनी, नमक उनमें डालते हो और उसको पी जाते हो, तो तुम्हारे पेट में क्या हो जाती है, थोड़ी सी राहत मिल जाती है। आगे देखेंगे, पाव रोटी या केक को फुलाने, स्पंजी बनाने में हासिल लिया जाता है, तो इनमें से सभी बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 55 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खाना पकाते समय जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको तुम पूरे दिन छोड़ते रहते हो, नालायक हो, तुमने घर का पूरा नाश कर रखा है हरामियों। इधर देखो, खाना पकाते समय बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, जब कौन सी गैस निकलती है बताएंगे सभी। अरे हरामी और हमी प्यार से कहा है भाई, नालायक को कहीं तुम लगा दो, रिपोर्ट कर दो, ऐसे नालायक पता नहीं क्या क्या। चलो, तो खाना पकाते समय कौन सी गैस निकलती है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण है, बेकिंग पाउडर मैंने बताया था बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का। कौन सा ऑप्शन है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, सर बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है बेटा, कौन सा है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धोने के सोडे का सूत्र मैंने बताया था, देखो यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे, ब्रैकेट बनवा के, इधर मैंने ब्रैकेट बना के लिखाया था कि धोने के सोडे के सूत्र में और सोडियम कार्बोनेट में, ये देखो Na2CO3, ये तो है सर सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 तो क्या है सोडियम कार्बोनेट है, जबकि धोने के सोडे का सूत्र पूछेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, 10H2O वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, तो हम बी ऑप्शन को क्या कर रहे होते, सही कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है, 10H2O दिया है। अगर जल के क्रिस्टलन के साथ दिया है तो क्रिस्टलन जल के साथ ही लिखेंगे मेरे भाई धोने के सोडे को, तो धोने के सोडे का सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ए ऑप्शन भी गलत और डी ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। Na2CO3.10H2O धोने के सोडे का, धावन सोडा है, धोने के सोडे का सूत्र क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, तो Na2CO3, ठीक है। बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तब निम्न अभिक्रिया होती है, तो बताएंगे कौन सी अभिक्रिया, तो मैंने बताया था बेबी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस निकलेगी मेरे भाई, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है भाई, सोडियम कार्बोनेट के जल अणु में जल का प्रतिशत कितनी मात्रा में, तो ये याद करने की चीज है बेटा, लगभग 63% होती है। सोडियम कार्बोनेट के जो अणु होता है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताएंगे, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है सर Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3, इसमें क्या होता है भाई, Na2CO3, तो इसमें कितना होता है भाई, जल के प्रतिशत की कितनी मात्रा होती है, लगभग 63% होती है मेरे भाई, कितनी परसेंट होती है, 63%। अगला देखेंगे, धोने के सोडे का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य की बताने, घरों की साफ सफाई में हां काम में लेते हैं, जल की स्थायी कठोरता को उठाने में हां काम में लेते हैं, कांच साबुन और कागज उद्योग में हां लेते हैं, इनमें से सभी में हां, इनमें से सभी में, डी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देखना है, गलत सेट चुनेंगे। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सिरके की ऐसी तैसी मतलब एसिटिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल, नहीं सर, खट्टे दूध को अपन दही बोल देते हैं, छाछ बोल देते हैं, तो खट्टे दूध को दही या छाछ बोलते हैं, मतलब दही या छाछ में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। मैंने बताया था जहां पे दूध वहां पे लैक्ट का मतलब दूध, लैक्ट का मतलब लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे खट्टे दूध में क्या आ जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ये गलत है, मतलब इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है शुष्क बुझे हुए चूने से और क्लोरीन गैस से, तो कौन सा है बताओ, कली चूर्ण और क्लोरीन, नहीं सर, संगमरमर और क्लोरीन, नहीं सर, कली चूर्ण और हाइड्रोजन, नहीं सर, तो बी ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से। हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं सर, साधारण नमक खाते हैं, जिसको हम NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन है बताएंगे, सोडियम क्लोराइड, सर बी ऑप्शन है, तो बेटा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग
पाउडर को क्या बोलते हैं अपन, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा, CaOCl2। ध्यान से समझ लेंगे इस वाली चीज को और थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। इस CaOCl2 को मैंने इस तरीके से और लिखवाया था तुम्हें CaOCl2, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से लिखवाया एक तो, और एक इस तरीके से लिखाया था CaOCl2, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेंगे, एनसीईआरटी किताब में ये वाला भी दिया हुआ है और ये वाला भी दिया हुआ है। हमको जहां पर अभी प्रीफर करना है ये वाला करना है। अगर ब्रैकेट बनाकर देता है तो हम ये वाले को भी काम में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हमें पहले किसको महत्व देना है, पहले इस वाले को महत्व देना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब यहां पे देखो, ये इस तरीके से इसको अगर खोलेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा CaO2Cl2। ये इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम बोलोगे सर बनेगा। तो ये वाला यहां पे काम में नहीं लेना अपन को। अपन को अगर दिया हुआ है, अगर ये वाला दिया हुआ है तो ये वाला, और अगर इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर दिया हुआ है तो इसको भी ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है क्या, नहीं सर ये वाली गलत है, ये वाला गलत है, CaOCl2 बी ऑप्शन सही है, ये वाला भी गलत है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, CaOCl2 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, बताओ, वस्त्र उद्योग में किया जाता है, कागज की फैक्ट्री में किया जाता है, जल को जीवाणु मुक्त करने में लिया जाता है, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक है, अपचायक में नहीं, उपचायक है बेटा, ये क्या है, उपचायक के रूप में किया जाता है। इनमें से सभी, हाँ सर इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 67 देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। तो बताओ, जब भी देखो सोडियम क्लोराइड का विलयन था, उसमें से अगर क्या कर रहे थे अपन, जलीय विलयन था मेरे भाई। जलीय विलयन का मतलब, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl है बेटा, क्या है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है, प्लस में H2O है, तो ये क्या बनेगा, बताओ क्या क्या बनेगा, ये बन लेगा सर NaOH बन लेगा, प्लस में क्लोरीन गैस बन लेगी, प्लस में क्या बन लेगा, H2 हाइड्रोजन गैस बन लेगी। तो बताएंगे NaOH बनेगा क्या, हाँ सर, Cl2 बनेगा क्या, H2 बनेगा क्या, इनमें से सभी। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 68वां देखेंगे भाई, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडे में मतलब H लगता है, तो ध्यान रखना है H लगना चाहिए, H लगना चाहिए, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, कौन सा सूत्र सही हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बेकिंग सोडे का। निम्न में से किसके लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH का मतलब क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं मेरे भाई, कास्टिक सोडा। तो साबुन और अपमार्जक बनाने में हाँ सर लिया जाता है, कागज बनाने में हाँ सर लिया जाता है, कृत्रिम फाइबर बनाने में हाँ सर लिया जाता है। इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से सभी। इन सभी के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं, NaOH काम में लेते हैं, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। 70वां है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गंधीय सूचक के रूप में किया जाता है। प्याज का, वेनिला का, लौंग के तेल का, इनमें से सभी का। तो मेरे भाई तीनों ही क्या है, गंधीय सूचक है, इनका क्या किया जाता है, सभी का उपयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, अम्लों में क्या होता है, H+ आयन मतलब हाइड्रोजन होता है। क्लोरीन होगा क्या, नहीं सर। ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा मेरे भाई, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऑक्सी अम्ल है। ऑक्सी अम्ल का मतलब है जो ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा अम्ल आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। याद रख लेंगे ऑक्सी अम्ल कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी परिभाषाओं से समझ लोगे, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, गूगल करेंगे, ठीक है ना। देखो कुछ चीजें अगर रह जाती है, मान लो मैं नहीं पढ़ा पाता तो आप मुझे मैसेज कर देंगे। अगर मैं पहली बात तो मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, तो मैं समझा ही दूंगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आएगी और तुमसे नहीं आएगी, ठीक है। चलो इतना भाई गारंटी दे सकता हूं मैं अभी तो, है ना। देखो, जिन अम्लों के ऑक्सीजन या अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं अनोक्सी अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा, अनोक्सी अम्ल, ठीक है। अतिरिक्त, ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन के अलावा भी क्या होते हैं और तत्व उपस्थित होते हैं, उनको बोलते हैं अनोक्सी अम्ल, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, बताएंगे सभी, बताओ। अम्लीय प्रकृति का होता है। कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नील मतलब अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये गलत बात है। लिटमस रंग को प्रभावित नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये तो गलत बात है बेटा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। 75वां क्वेश्चन देखेंगे भाई, यदि हम धावन सोडे की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, लगभग 1 ml तनु HCl अम्ल मिलाते हैं, तो क्या होगा। देखो भाई, जो धावन सोडे की बात करेंगे, धावन सोडे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसमें जब भी क्या होगी, सोडियम कार्बोनेट में से क्या हो जाएगा भाई, सोडियम कार्बोनेट में से जब कार्बोनेट की बात करेंगे और इसको मतलब क्या करेंगे, HCl अम्ल मिलाएंगे, तो जब भी अम्ल की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, धातु कार्बोनेट से करवाते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो बताओ कौन सी गैस निकलेगी सर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। क्यों निकलती है, धावन सोडे का मतलब भाई क्या है भाई, धावन सोडे का मतलब क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु मतलब क्या है भाई, बताओ
क्या है सोडियम कार्बोनेट, भाई धातु कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट। और धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ मतलब HCl जो अम्ल है इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई ये देखेंगे, निम्न में से कौन सा घोल क्षारीय है। अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, एक चीज समझने का क्या प्रयास करेंगे, यहाँ पे देखो ये होता है ना 1 × 10⁻⁷, 1 गुणा, ये इस तरीके से है भाई, 1 × 10⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, ये मोल क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है ना, इस तरीके से है। अगर H+ आयन की सांद्रता इसके बराबर हो जाएगी, H+ आयन की सांद्रता अगर इसके बराबर हो जाएगी तो ये विलयन कैसा होगा, देखो ये अगर बराबर है तो ये होगा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। ठीक है, अगर ये अधिक है तो ये हो जाएगा क्षारीय, और अगर ये कम है, ये क्या है, अगर कम है देखो इस वाले में, तो ये क्या कहलाएगा, अम्लीय। ठीक है, ये क्या है भाई, 1 मोल की है भाई बात, ये 1 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ क्या है, मोल। ये इस तरीके से लिखा हुआ भाई, 1 × 10⁻⁷, 1 × 10⁻⁷। ठीक है, मोल पर लीटर की बात कर रहा हूं मेरे भाई, किसकी बात कर रहा हूं, मोल पर लीटर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये बराबर हुआ तो उदासीन हो जाएगा, अगर ये H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी तो अम्लीय हो जाएगा, H+ आयन की सांद्रता अगर इससे कम होगी तो क्या हो जाएगा, क्षारीय। इसका मतलब तो समझते हो ना, मतलब ये जिधर 2 मुंह है, मतलब ये वाली चीज क्या है, बड़ी है, और ये वाली चीज देखो यहाँ पे ये वाली चीज क्या है, बड़ी, और ये वाली चीज क्या है, छोटी। अगर ये इस तरीके से लगा हुआ है मतलब इधर वाली चीज बड़ी है और इधर वाली क्या है, छोटी। जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मतलब 2 डंडे है, उस तरफ क्या है, बड़ी चीज है, और जिस तरफ यूं क्यों आके पिचक गया वो क्या है, मतलब कम चीज है। ठीक है, तो कम ज्यादा का समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 77वां क्वेश्चन। देखो 77वें क्वेश्चन की, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 77वां देखेंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर यह नीले रंग से किस रंग में बदल जाता है। तो मैंने बताया था कॉपर सल्फेट का जब नीला रंग होता है और उसको अगर गर्म कर देंगे मेरे भाई तो सफेद रंग में परिवर्तित हो जाएगा, श्वेत कलर में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। 78वां क्वेश्चन है, नीलत होता, नीलत है तो क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4 होता है बेटा। क्या होता है, CuSO4, CaSO4 नहीं होगा, ध्यान से समझ लेंगे, यहीं पे आके वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। तो CuSO4 होता है, CaSO4 नहीं होता। तो CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, तो ध्यान से समझ लेंगे। 2H2O नहीं होता, 2H2O जिप्सम में होता है। 2H2O किसमें होता है, जिप्सम में होता है। तो CaSO4.2H2O ये जिप्सम का हो गया, CuSO4.2H2 ये सूत्र ही नहीं होता। CaSO4.5H2 ये भी सूत्र नहीं होता। सूत्र कौन सा होता है, CuSO4.5H2 होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की परिभाषा में लिखवाया था। जब भी हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन सॉरी डिग्री नहीं लेता। जब केल्विन लग जाता है मेरे भाई तब डिग्री नहीं लगता। केल्विन जब लग जाता है तो डिग्री नहीं लगता। तो ध्यान से सुन लेंगे, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तो बताएंगे कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है मेरे भाई। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं मेरे भाई। जिप्सम का मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। डोलोमाइट बॉक्साइट ये नहीं कहते ना, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हमने जल मिला दिया था तो हमें क्या बन गया था, जिप्सम बन गया था, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.5H2O इसका प्रचलित नाम क्या है, तो तुम्हें पता है CaSO4.5H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के सतह को चिकना करने में भी लिया जाता है। तो खिलौना बनाने, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, इस जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। देखो भाई ये क्या होता है, ये जो अंडे का कवच होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसकी अभिक्रिया हम HCl के साथ करते हैं तो ये क्या बनाता है भाई, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे बताओ, CO2 बना लेगा, यहां से H2O बन जाएगा, H2O के साथ साथ बन जाएगा सर CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है क्या, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस उत्पन्न की है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न की है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में HCl मिलाना पड़ेगा मेरे भाई। देखो देखो LiCl ये तो कोई है ही नहीं कुछ भी भाई, LiCl तो कोई होता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, HCl काम में लेंगे। क्या लेंगे,
HCl काम मिलेंगे, NaCl तो क्या हो जाता है, NaCl तो क्या हो जाता है मेरे भाई, NaCl क्या हो जाएगा, अम्ल, क्षार या लवण, तो तुम बोलोगे NaCl तो सर लवण है, NaCl तो क्या है मेरे भाई, लवण है, NaCl तो क्या है मेरे भाई, लवण है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, क्या काम मिलेंगे, HCl काम मिलेंगे। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, क्विक सिल्वर मेरे भाई मरकरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्विक सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की तरह दिखती है। जब तुम मरकरी को देखोगे तो मरकरी कैसे दिखेगी, तुम्हें सिल्वर की तरह दिखेगी, चमकदार, कैसी दिखेगी, चमकदार दिखेगी सिल्वर की तरह। तो ये क्या कहलाता है, मरकरी। देखो भाई तीसरे चैप्टर के बाद में चौथे चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ अलग चीजें भी ऐड करने की ट्राई करूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, मरकरी कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मतलब क्या है, थोड़े थोड़े से चित्र भी तुम्हारे दिमाग में डालता जाऊं, ठीक है। चलो, तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो मरकरी को कहा जाता है मेरे भाई। किसको कहा जाता है, मरकरी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है। साधारण नमक का पीएच मान जो होता है बेटा 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साधारण नमक कौन सा होता है, NaCl होता है, जिसको हम खाने में भी काम में लेते हैं। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप एक प्रोटॉन कह सकते हैं। तो H+ आयन को हम प्रोटॉन कह रहे थे, किसकी थ्योरी के अनुसार, हम ब्रांस्टेड एंड लोरी की थ्योरी के अनुसार हम ये कह रहे थे कि क्या होता है भाई, H+ आयन जो होता है वो प्रोटॉन होता है एक तरीके से। क्या होता है, प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। H नहीं होगा, सिंगल H दे रखा है, और अगर H+ दे रखा है तो हमको H+ पे ध्यान देना है। तो H+ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हीलियम नहीं होगा, √H नहीं होगा, H भी नहीं होगा, क्या होगा, H+ होगा, H+। H कैसे, H+ कैसे लिखा जाएगा कि H तो इस तरीके से, देखो H+ कैसे लिखा जाएगा, H+ इस तरीके से लिखा जाएगा, H+, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे आगे देखेंगे पीएच की परिभाषा। देखो पीएच की परिभाषा मैंने एक सूत्र लिखाया था, पीएच बराबर में क्या होता है, पीएच बराबर में होता है मतलब देखो पीएच बराबर में क्या लिखवाया था मैंने, इस तरीके से लिखवाया था, पीएच बराबर में माइनस का क्या लिखवाया था, माइनस का 1/log H+, इस तरीके से लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, हाँ सर। लेकिन ऐसा तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा, ये तो क्या है, सिंगल लिखे हुए हैं बेटा। जब इस log H+ को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो देखो भाई ये pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा pH बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का log H+ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, pH बराबर में माइनस का log H+। तो बताओ कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं सर OH है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नो नहीं होता, यहाँ पे माइनस का 7 OH ये लिखा हुआ है, नहीं होता। तो क्या होगा, माइनस का log H+ होता है, माइनस का log H+ होता है, 1/log होता है बेटा, 1/log होता है, क्या होता है बेटा, 1/log होता है। pH बराबर में क्या होता है, 1/log होता है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा अपने पास व्युत्क्रम का, देखो इस तरीके से, हाँ pH बराबर में 1/log होता है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का log H+ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उस पदार्थ को क्या कहते हैं जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। बताओ ब्रांस्टेड एंड लोरी के अनुसार क्षारक की जब परिभाषा थी उसने क्या कहा था कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है, और अब ये देने की क्षमता रख रहा है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा सर। तो अम्ल बताओ कहाँ पे, बी ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई। तो लवण होगा क्या, नहीं सर। क्षारक होगा क्या, नहीं सर। इनमें से सभी नहीं सर, ओनली क्या होगा, अम्ल होगा मेरे भाई। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 89वां क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर pH + POH का मान कितना होता है। ध्यान रखेंगे जब भी ये बात इसकी करेगा pH और POH की, तो क्या हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर मान लो गलती से पूछ लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें कंपटीशन लेवल तक की, तुम्हें आगे जिंदगी भर काम आने वाली है। 95 क्वेश्चन तो तुम्हें कोई मतलब, तुम देखोगे ना यूट्यूब पर तो तुम्हें 95 क्वेश्चन इस चैप्टर के कोई करा भी नहीं रहा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर किसी विलियन का pH मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए, अगर किसी विलियन का pH मान भाई पे 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो बताएंगे कि विलियन की अम्लीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि अम्लीयता घट जाएगी, क्यों, क्योंकि 5 से 7 हुआ है। जब भी pH मान 5 से 7 होगा तो क्या हो जाएगी, क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लीयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहली बात तो ये बढ़ जाएगी, ये तो होगा ही नहीं भाई, बढ़ जाएगी ये तो होगा नहीं, कम हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या है भाई, बढ़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा, दोनों में से होगा, बी और सी में से। लेकिन कितनी कम हो जाएगी, ध्यान रखेंगे 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है तो 100 गुना कम हो जाएगी मेरे भाई। कितने कम हो जाएगी, 100 गुना कम हो जाएगी बेटा, कितनी कम हो जाएगी, 100 गुना कम हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत है। अब गलत बताना है। क्षार जो होते हैं, देखो इसके लिए मैंने तुम्हें वो जो सारणी बनवाई थी ना बेटा, वो सारणी तुम्हें याद होनी चाहिए थी, ठीक है, जिसमें अपन ने ट्रिक बताई थी। किसकी बात कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था मी, ला और पै, ठीक है। और किसकी बात कर रहा है, फिनोलेथिलीन की, तो ये था फी, रंग, गी, ठीक है। अब देखो फी का मतलब फिनोलेथिलीन था, अम्ल के साथ रंगहीन था, रंगीन नहीं, रंगहीन मतलब जिसमें कोई रंग ही नहीं हो। और गी का मतलब मैंने बताया था गुलाबी है। मी का मतलब मिथाइल ऑरेंज है। लाल का मतलब ला का मतलब क्या है, लाल है, और इसके साथ क्या है, पीला। तो देखो ये किसके साथ था, अम्ल के साथ था, और ये किसके साथ था, ये तो भाई अम्ल के साथ था, और ये किसके साथ था, क्षार के साथ। यही तो था, अम्ल और क्षार के साथ यही तो था। तो बताओ क्षार जो होते हैं मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं कि क्षार, हाँ सर ये सही बात है।
तो ये वाली बात तो क्या है, सही है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देते हैं, अम्ल क्या कर रहे हैं, लाल कर रहे हैं कि हाँ सर लाल कर रहे थे। अम्ल से फिनोलेफ्थलीन का रंग नहीं बदलता, हाँ सर ये तो सही बात है, रंगहीन रहता है तो कोई रंग नहीं बदलता। क्षार फिनोलेफ्थलीन का रंग हरा कर देता है, नहीं सर ये तो गुलाबी कर देता है। तो ये वाली बात क्या है, गलत है, और ऑप्शन नंबर डी ही अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिक काम आ रही है मेरे भाई, यहाँ पे ट्रिक क्या आ रही है अपनी, काम आ रही है, ठीक है। चलो, उस विलियन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाई जैसे अपने बफर सिस्टम होता है ना जीमणे का, अरे सर जीमणे की मत कहो, इस टाइम पे तो बंद पड़ा है सब कुछ। हाँ बेटे हो तुम सवामणियों में जीम रहे हो खूब, मुझे पता है, नालायक हो तुम, देवी देवताओं तक नहीं छोड़ रहे, नुक्ते नहीं छोड़ रहे, नालायक हो तुम। हाँ सर आप ही ऐसे हो। हाँ बेटा मैं तो ऐसा ही हूँ, देखो क्योंकि मैंने तो काम यही सीख रखा है अपने जीमणे का, कहीं पर भी मिले खा लो, पेट भरने का काम अपना। तो ठीक है, उस विलियन को क्या कहते हैं जिसमें कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसका पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बेटा एक ऐसा ही सिस्टम है बफर विलियन। क्या है, बफर विलियन। बफर में सामान कम पड़ जाता है, तुम कह सकते हो कि ये कमी थी वहां पे, नहीं, क्या खाना था बेटा, बफर था, कुछ भी कम पड़ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो, अरे भाई मुझे एक्सपीरियंस है, मैं जिम तो फिरता हूं ना, देखो चलो कोई बात नहीं, मेरे मुंह से मेरी बुराई तुम हंस लिया करो थोड़ा बहुत, है ना। हाँ नालायक को डिस्प्रेशन में आए पड़े हो, कुछ डिस्प्रेशन क्या होता है, वो रील में कहता है, वो डिप्रेशन की जगह डिस्प्रेशन कहता है। सर भैया हमसे बात ना करो, हम डिस्प्रेशन में हैं, हम डिस्प्रेशन में है बबुआ। तो देखो, तो इसमें भी क्या होता है, विलियन होता है जिसमें अम्ल या क्षार मिला दे, अगर थोड़ी सी मात्रा में, कम मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दे तो उसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कौन सा विलियन है बेटा, बफर विलियन है मेरे भाई। कौन सा विलियन है, बफर विलियन। 93वें क्वेश्चन देखेंगे, 1 ml HCl का विलियन का पीएच मान कितना होगा, 1 ml हो, 1000 के लो, 10,000 के लो, उसका जो पीएच मान है बेटा 0 ही होगा। क्या होगा, 0। तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि HCl क्या एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल की मतलब जो पीएच मान होता है वो कितना होगा, 0 होगा। 94वें क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एक सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है। तो बताएंगे भाई सार्वत्रिक सूचक किसे कहा जाता है, क्या लिटमस पेपर को कहते हैं, क्या लिटमस पेपर को कहते हैं क्या मेरे भाई, बताओ। लिटमस पेपर को नहीं सर ये तो प्राकृतिक सूचक है, हल्दी भी क्या है प्राकृतिक सूचक है, लौंग का तेल गंधीय सूचक है, पीएच स्केल बेटा क्या है, अपने पास सार्वत्रिक सूचक है मेरे भाई, सार्वत्रिक सूचक है। क्या है बेटा, सार्वत्रिक सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान गलत है। सराव का 3.3.4 है क्या, बताओ, बताएंगे, बताओ किसका मान गलत है। भाई ये तो सही बात है, मैंने बताया था 35 के पौवे मिल रहे थे इस टाइम पे, हैं नालायक को, पी लेते थोड़ी सी। सर ये क्या कह रहे हो, अरे नालायक को मजे कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, कहीं तुम पी लो और पड़ जाओ, नालायक को तुम नालियों में घूमते फिरोगे। हाँ तो शराब के होते 3 से 3.4 के बीच में, चूना पानी 10.5, हाँ सर मान लेंगे, ठीक है। समुद्र का पानी 7.8 सर क्षारीय होता है, ठीक है। सिरके का 6 होता है क्या, नहीं सर, सिरके का गलत लिख रखा है बेटा, सिरके को हम बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, विनेगर। और मैंने बताया था विनेगर में कितने अक्षर, 4 अक्षर, तो इसका पीएच मान कितना, 4.0 मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा। तो गलत कौन सा है सर, डी ऑप्शन। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये सही बात है, ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सिरका 6.0, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे और आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ये वाला पेज तो मैंने तुम्हें, इसमें मेरे मोबाइल नंबर की, यार ये तो गलती हो गई यार, एक पेज तुम्हारा खराब चल जाएगा, तुम निकलवाओगे तो कितने पेज हो गए, 20-25 पेज है। चलो कोई बात नहीं, 95 क्वेश्चन हो गए भाई। देखो कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। देखो भाई जल्दी की क्लास थी, 95 क्वेश्चन से थोड़ा सा टाइम आज थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया, 10-15 मिनट, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ समझेंगे कि भाई मैंने इसमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी की जो किताब है ना बेटा, एनसीईआरटी की किताब है, उसके बेस पर मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें दिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला तुम्हारा, इस बात की भी गारंटी समझ लो। ठीक है, और दूसरी बात, तुम सर कहोगे इतने सारा करा दिया, बेटा मैं करा तो रहा हूँ, अभी तुम्हें समझा तो रहा हूँ, इतना तुम कहीं पर जाके देखना, अपनी प्राइवेट मतलब तुम जाके देखना किसी दुकान पर, दुकान का मतलब कोचिंगों में जाके देखना, और तुम पैसे खर्च करके देखना। अगर 95 क्वेश्चन इस तरीके से फ्री में करा रहा हो तो मैं तो मुझे बता देना, 10th क्लास के लेवल पर करवा रहा हूं मैं भाई, 10th क्लास के लेवल पर अगर कोई 95 क्वेश्चन है सैदा वाले इस तरीके से करा रहा हूं तो मुझे आके बता देना। और तुम, मैं कह रहा हूं भाई, तुम लास्ट में जाके तुम अगर तुम यूं नहीं कह दो ना कि सर मजा आ गया, तो भाई मुझसे आके बोल देना तुम, ठीक है ना। देखो अब देखो सारी चीजें मैंने करा दी हैं, दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट का हो गया है। ठीक है, पिछले सालों के क्वेश्चन था उनकी शायद मैं पीडीएफ डाल दूंगा। सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, बेटा मैसेज कर देना, और क्या करूँ, अभी ग्रुप तो बना नहीं है, तो अब ये नंबर है, इन पे मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा पीडीएफ। ठीक है, देखो जो प्रॉपर पढ़ रहा है, प्रॉपर जो पढ़ेगा भाई मैं दूंगा सब कुछ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम पढ़ो। ठीक है,
ठीक है मेरे भाई, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल। अच्छा फ्लाइंग किस भी चाहिए? अरे भाई कल देख लिया किसी ने तो बोल रहे थे अच्छा यहाँ पे फ्लाइंग किस भी मिलती है। मैंने कि हाँ भाई फ्लाइंग किस भी मिलती है, हमको भी दोगे? मैंने कि सबको मिलेगी भाई, जो पढ़ रहा है सबको मिलेगा। सब मेरे मैं तो बच्चों की तरह रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपन तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत हो भाई फ्लाइंग किस से तो बता दिया करो। नालायक को देखो, ये तो उड़ती उड़ती रहती है यार। नालायक को आंधी में पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, मेरी फ्लाइंग किस कहाँ बचेगी। इस तरह इस समय तूफान उफान चल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भैया ना, देखो 95 क्वेश्चंस करा दिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे भाई। आज तो कमेंट कर देना, देखो थोड़ा सा ना मुझे भी देखने मतलब मिल जाए कैसी क्लास लगी है कैसी नहीं लगी। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। लो ठीक है।